सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए इस सदी के महानायक जिन्होंने करोड़ों बेजुबान लोगों को जुबान दिया, राजनीतिक दृष्टिकोण से इस देश में नया आयाम स्थापित करने का काम किया जो आज इस दुनिया में नहीं है। वाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सावित्री बाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, साथ ही साथ उन सभी संतों गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत काटके जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो या जितने भी महान गुरुओं ने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज सामाजिक परिवर्तन मिशन के मंच के तत्वाधान में जो मानवर दद्दू प्रसाद जी पूर्व मंत्री जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करें सम्मानित अध्यक्ष और मंच पर बैठे सभी हमारे विद्वजन और देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, ऐसे मौके पर अभी तमाम हमारे विद्वान साथियों के ख्यालात को आपने सुना है कि हमें आगे क्या करना है। मैं अपने को उससे संबद्ध करते हुए कुछ चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। ऐसे मौके पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहाँ जाना चाहिए, हमें बहस इस पर चलाना होगा। हम सामाजिक परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं और पूरे देश में जो मैंने मंथन किया कि लगभग 2800 के लगभग राजनीतिक दल हैं, जिसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और तमाम प्रदेश स्तर की पार्टियां। सामाजिक संगठन का तो वारा नारा नहीं है, डेली हमारे सामाजिक संगठन बन रहे हैं और आज के सामने हमारे सामने जो लक्ष्य है 2024 लोकसभा का इलेक्शन है। क्या 2024 तक हमारा संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, सवाल इस बात पर हमें इस पर भी मंथन करना होगा अपने बुजुर्गों को। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तभी तो आप सुरक्षित रहेंगे। और मेरा अनुरोध ऐसे मौके पर, क्योंकि मौका तो हमें पूरे देश में बोलने का मौका मिलता है, चाहे जहां कार्यक्रम होता है जाने का मौका मिलता है, जो भी राजनीतिक मंच या सामाजिक मंच के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, मैं जरूर जाता हूं अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आज के हालात में बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें विचार करना होगा और समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज्यादा है और सभी बुद्धिजीवी हैं। इस नाते कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई अलग से बात कर रहा हूं। राजनीतिक जीवन के लगभग 48 साल के राजनीतिक जीवन में, जहां सन 74 में हम भी बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा था, जो आज पहले बस्ती जिला था, संत कबीर जिला और मंत्री बनने के बाद बना दिया। इस नाते में उस पर चर्चा साइकिल चला के हम भी दिल्ली तक माननीय कांशीराम साहब के आह्वान पर कोहिमा तक प्रबंधन कारगिल भारत के 5 कोनों से जो साइकिल रैली करी, उसमें भी मैं बस्ती से साइकिल चलाते हुए दिल्ली, बिहार के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर तक साइकिल चला के हम लोगों ने समाज को काम किया। 4-4, 6-6 महीना हम लोग घर नहीं जाते थे, लेकिन आज के हालात में चलो साइकिल चला कर विधायक भी बने, 2 बार मंत्री भी बने बहन माती के शासन में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं था।
और केंद्रीय मंत्री श्री राम चौहान जी को मैंने हराया बस्ती से लोकसभा में। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि नियत आपकी कैसी है और नियत, नीति और नेता की बात, इस पर भी हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। और मैंने तो महसूस किया कि सपा बसपा अलायंस में भी तोड़ने का प्रयास किया, लालगढ़ी प्रसाद नहीं टूटा। 2008 में डील वाले प्रकरण पर आपको पता होगा कि 100 करोड़ रुपया चला, 17 सांसद भाजपा, 6 सांसद सपा, तमाम निर्दलीय, 100 करोड़ रुपया चला बिके। और झोपड़ी से निकल कर बाप को कोयला, पश्चिम बंगाल कोयला ढोने का काम कर उनका बेटा 100 करोड़ पर लात मार करके मैंने बिगड़े का काम नहीं किया। ये जबकि इस देश में डील वाले प्रकरण को 2008 में की सरकार हो गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में मन यदि आपका साफ है तो आप कारवा आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दृष्टिकोण पर बहुत सोचने के बाद भी मैंने अभी काम नहीं किया, ध्यान रखिएगा। मैं वाच कर किया, 2 साल तक वाच किया, आज भी बात नहीं कर रहा हूं। पार्टी बनाने के बाद भी, बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थिति, इतने लोगों के बीच में मैं, ठीक है अपनी बात आप कहते हैं, अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करने जा रहा हूं 2 मिनट में। क्योंकि पार्टी बनाने के बाद भी कुछ हालात ऐसे थे, काम न करने के कारण ये तमाम लोगों ने कहा कि एमपी साहब पार्टी बनाए, बहुजन समाज पार्टी लड़ाई है इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि कल को लोग एलिगेशन न लगावे, मैंने बहुत सोचने विचारने के बाद, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पाया था। मेरा लक्ष्य है कि तैयारी करके यदि हमें जंग जीतना है तो तैयारी होनी चाहिए, और बिना तैयारी के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। इलेक्शन तो लड़ने के लिए 8 विधानसभा 6 पार्लियामेंट में लड़े, 3 ही बार जीते, 2 बार विधायक के बारे में। लेकिन हम अपने को संतुष्ट हम तैयारी कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन आज मेरा अनुरोध है, कुछ बातें हम मीडिया के सामने नहीं कर सकते। जो हमें करना है तो हमें हर बात मीडिया के सामने नहीं कहा जा सकता है, उसमें कुछ गोपनीयता रहनी चाहिए। बंद कमरे में राष्ट्रीय पैमाने मेरा अनुरोध है माननीय दद्दू प्रसाद मंत्री जी से कि हम लोग कार्यकर्ता से होकर के, हम लोग कभी नेता नहीं, अपने को नेता नहीं समझे, कार्यकर्ता रूप में काम किए, कारवा तमाम लोग मूवमेंट के चलाने वाले साथी भिड़ते गए। लेकिन आज दर्द है, दर्द इस बात का है जो सपना लेकर के हम लोगों ने नौकरी नहीं किया, लेकिन आज हम अपने समाज को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, उनके अपेक्षा का रूप हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए मैंने लखनऊ में भी आपसे अनुरोध किया था कि हमारा उत्तर प्रदेश को हमें टारगेट बनाना होगा, और यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल लोगों ने बनाया है, 2 बातें हैं, या तो हम अपना स्वार्थ छोड़ करके दबाव डालें, नहीं हम अपना व्यक्तिगत कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि मान लिया जाए, दबाव डालें जिनके हाथ में आज उत्तर प्रदेश का बागडोर हमने सौंपा था, एक तो सुश्री बहन माती, एक तो माननीय अखिलेश यादव, जिनके हाथ में आज के परिवेश में जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, उसके पहले भी हम लोगों ने कई बार दबाव डाला, 20%, 21%, 20 या 19% वोट उस समय मिला था। तो आज उस दृष्टिकोण पर मैंने प्रयास किया था अपने तरफ से भी लोगों से, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी लोगों से, मैंने कहा था कि मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को रोक सकते थे। लेकिन हम खड़े नहीं उतर पाए, हमने वो काम नहीं किया। और आज भी जो परिस्थितियां बनी है, इस नाते जिक्र कर देना चाहता हूं, इतने लोग मंथन करने का विचार है कि आज 32% समाजवादी पार्टी, 12-13% बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों मिलाओ तो लगभग 45% वोट हो रहा है, लगभग 45%। आप कहां नहीं सरकार बना रहे हैं। एक तरफ आप मंथन की, एक तो ये है प्रेशर, दूसरा मेरा अनुरोध है कि वास्तव में काम करना है
तो आपके पास टाइम बाउंड प्रोग्राम, आपके पास समय नहीं है। 24 का लक्ष्य बना करके क्या इस पर भी हमें मंथन करना होगा आगे वाले प्रोग्रामों में। क्या हम पार्लियामेंट की लड़ाई के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, वो हमारा कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य हमें 2024 का निर्धारित करना होगा। या हम सामाजिक परिवर्तन का काम करके हम किसके तरफ जाएंगे, हम किसको सपोर्ट करेंगे। हम गुमराह नहीं करना चाहते समाज को। या तो भाई सारे लोग समाज विचारधारा के जो भी राजनीतिक दल के लोग उत्तर प्रदेश में, आप यदि दोनों को इग्नोर करके चलना चाहते हैं, इग्नोर करके आपने अपने ठग लालमणि प्रसाद को एमपी बहुत समाज ने सम्मान दिया है, हमें एमपी मेरे बनने का लालच नहीं कर दिया है। समाज हमारा संविधान बचाने के लिए चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा, लालमणि प्रसाद आज के साथ रहेंगे। मैं फिक्स करना चाहता हूँ, बहुत सम्मान दिया समाज के लोगों ने। इस नाते ऐसे मौके पर मैं सबका मान करते हुए कि आज हमारे पास समय नहीं है और तमाम जिम्मेदारियां हैं सर मुद्दे पर जो भी आए हैं, चाहे जनगणना का मामला, शिक्षा का मामला हो, चाहे और सब मुद्दे जो हैं, ये सब हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अंत में उन सभी मैंने बहुत बातें नहीं कही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ बातें हम नहीं कह सकते हैं। यदि हम अपनी प्लानिंग को सबके सामने रख देंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ये ताकत रहते हुए 85% लोगों को रहते हुए हम फेल क्यों हो रहे हैं? क्या कभी आपने गंभीरता पर विचार किया? हम बिल्कुल बात करते हैं। क्या हमने जो अन्य राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं लोग, क्या उनसे हमने कुछ बात किया? जितने भी हमारे दल बनाने वाले लोग हैं, जितने भी राजनीति या सामाजिक मंच के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, अन्य जो लोगों में काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमने मानसिक प्रेशर डाला कि समाज हित में आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अपनी आवाज उठा रहे हैं? ये हमारी भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कुछ बात अपनी रखा है, अपना दर्द रखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो मैं कल ये दिल्ली में जब आया, माननीय मंत्री जी ने कहा, हमने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं कल जो कांवड़ियों का कांवड़ का मैं यहाँ गाजियाबाद जो है रोड पर बैठा हुआ था, लेकिन देख करके ये हुआ कैसे, क्या उम्मीद किया जाए भाई, बोलो, इतना उफान पर सारे लोग जैसे सब मिल गया है, इनको कुछ कमी नहीं है। संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म, और आप एमपी एमएलए इंजीनियर नहीं बन सकते, सब पावर खत्म, सब हो गया खत्म, लेकिन खुश है कांवड़ बनने में। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, जो हमारे बैकवर्ड लोग हैं और जब जो भी लोग हैं, क्या अपने नापा रिश्तेदार को आप मेंटली जो है उनको तैयार कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है, वो जो गुजार है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या कहते माननीय दद्दू प्रसाद जी, लालमणि प्रसाद की जिम्मेदारी, सारे लोग की जिम्मेदारी, अपने नापा रिश्तेदार जो 20-25 उनको तो समझाइए, हमारी बात आगे बढ़ेगी। मैं ज्यादा वक्त न लेकर के मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम? बगावत कर रही जब जिंदगी अपनी, तो बताओ शांति का संदेश लेकर क्या करोगे तुम? न जीते जी अगर मरने की अभिलाषा उमड़ पाई, अरे फिर बात मरने की, बताओ क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम? जय हिंद, जय भारत।